संदीप जी, ये तो रही टूल किट की। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में कितना मामला टिकता है, कहां जाता है और इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये बात की बात है। और अल्टीमेटली बात वही है कि प्रैक्टिस वही की जा रही, किस तरह से डाइवर्जेंस हो, लोगों का ध्यान भटके और जो किसी भी के लोग फेवर के लोग हैं वो उस पर आके बात कर सकें। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे ये देखें कि आज जो प्रधानमंत्री का एक चर्चा थी और उसमें प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, और हम सब जानते हैं वो कितनी पीछे भी कई बार वो भावुक हुए हैं। तो जैसा मैंने शुरुआती संबोधन में कहा था कि यदि उनकी भावुकता थी, उनकी संवेदनाएं थी, तो जब इतने लोग मर रहे थे, लाशें गंगा में तैर रही हैं, लोगों को शमशान में जगह नहीं मिल रही थी, तब क्या कभी उन्होंने भावुकता दिखाने का प्रयास नहीं किया? क्या तब लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं किया अपने संबोधन के माध्यम से? आपने देखा लास्ट ईयर वो हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन आ जाते थे टीवी पे 8 बजे अपने कुछ ना कुछ कहानी लेके, लेकिन इस बार वो बिल्कुल ही कन्नी काटे रहे, दूर रहे। हो सकता व्यस्त रहे हो सकता उनका मन नहीं कर रहा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती, या उन्होंने सिचुएशन वाजिब नहीं समझी हो कि मुझे हर वक्त इस बार टीवी पे नहीं जाना है, क्योंकि पिछली बार मैं बहुत गया था तो शायद लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, तो इस बार मैं नहीं जाता हूं। एक ये भी उनका रीजन हो सकता है। लेकिन क्या जो मैंने कहा, जो ये प्रधानमंत्री जी का जो रोना है, ये विपक्ष जो है इसको घड़ियाली आंसू क्यों बता रहा है? हो सकता है रियल में हो, सच्चाई में हो, भावुक हो गए हो, इंसान है आखिर। राजनीति में रविंद्र जी, काल, पात्र और स्थान, ये तीन चीज का बड़ा अहमियत, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये हमारा आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि इस मामले में, उस मामले में, या उस घटना पे, इस घटना पे मोदी जी या कोई और भावुक क्यों नहीं। लेकिन जब आप पॉलिटिकल, एक आप जब जो मंजा हुआ राजनेता है और नेता है, वो समय, उचित समय और उचित अवसर के तलाश में रहता है। उसको मालूम है कि कब हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि जनता जो देख रही वो अधिक से अधिक आवाम के एक बहुत बड़े हिस्से को हम प्रभावित कर सकें। और ये गुण जो है ये मोदी जी में कूट कूट के भरा हुआ है। मोदी जी को पता है कि कब कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे भावुक होना है, कहाँ पे ऊंची आवाज में बोलना है, कहाँ पे धमकाना है, कहाँ पे कुछ करना है, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज जो वो भावुक हुए, एक तो बनारस से वो चुनाव लड़े हैं और ये दूसरा टर्म है उनका, तो इस नाते भी बनारस पे उनका अधिकार कुछ ज्यादा ही है। और ये जाहिर करने के लिए कि भाई मैं बनारस के अपने क्षेत्र के लोगों से कितना प्यार करता हूं, मेरा कितना लगाव है, कि वहां जब विपत्ति आई, वहां के डॉक्टर संकट में आए, वहां के जो मेडिकल सिस्टम फेल्योर हुआ या नहीं काम कर सका, उससे उसका हमें इतना मलाल है, इतना कचोट है मेरे दिल पे कि मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाया। अगर वो महाराष्ट्र के में जो इतना बड़ा तूफान आया, इतनी तबाही हुई, वहां पे रोते तो उनको पॉलिटिकल लाभ नहीं मिलता ना। इसलिए वो देखिए उन्होंने गुजरात का दौरा किया, क्या कि वो गुजरात के हैं और उनको ये जताना था कि मैं अभी भी गुजरात का जो है वो, मेरे लिए गुजरात एक जो है वो खास स्थान रखता है, बाकी देश तो ठीक है। तो विपक्ष ने भी कहा कि साहब प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, सिर्फ गुजरात के थोड़ी, उनको हर जगह जाना चाहिए था। तबाही तो हर जगह हुई, कर्नाटका में भी हुई, गोवा में भी हुई, लेकिन वो सिर्फ गुजरात गए और उनको गुजरात को जो है वो 1000 करोड़ रुपए का शायद वो मदद की भी घोषणा की उन्होंने। तो एक नेता जो घोषणा की है, वो कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है वो बात है, क्योंकि जैसे पिछली बार वो 20 लाख करोड़ का भी पैकेज आया था, अभी भी बहुत सारे लोग कैसे गया। अभी एक विधायक थे मतलब हैं, अभी जिंदा हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, क्योंकि 4 विधायकों की मौत भी हो गई कोरोना काल में। तो उन्होंने भी, इस पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस वक्त ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह का हमारे ऊपर मुकदमा हो सकता है, हमें देशद्रोही करार दिया जा सकता है। तो ऐसे किसी फंड के बारे में एक पत्रकार ने पूछा तो कहते जैसे आपको पता है, जैसे आपने अखबारों में पढ़ा है, वैसे ही हमने पढ़ा है, यानी कि आप अखबार में पढ़िए और बस खुश रहिए। यहां पे हम उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं चर्चा करते करते। प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के मॉडल की भी बड़ी तारीफ करी। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ वाराणसी ही एक शहर है जहां पे अच्छा काम हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या उसी शहर की, उसी जिले की तारीफ करनी
थी उनको, या कहीं और भी कर सकते थे, या अभी जो आपने थोड़ी देर पहले कहा गुजरात, यानी कि हमने वाराणसी की तारीफ इसलिए करी क्योंकि मैं वाराणसी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, और वाराणसी में हमने देखा था किस तरह से जो उनके चुनाव के दौरान प्रपोजर भी शायद वो वही रहे थे, और जब कोरोना से संक्रमित थे तो उनके बच्चों ने ट्विटर पे कितनी गुहार लिखी थी, लेकिन उनके इलाज के लिए किसी भी तरह का कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई थी। और तो और हमने लास्ट, अगर आपको याद हो, एक कार्यक्रम में ये भी चर्चा करी थी कि भाई यहाँ पे 66 सेंटर्स हैं, 66 सेंटर हैं, जिसमें से तकरीबन 41 सेंटर बंद हैं वैक्सीन को लेके। तो ये जो उन्होंने तारीफ करी, वो कौन सा मॉडल है, किस चीज की तारीफ कर दी, या यूं कह लें मोदी जी ने तारीफ कर ली तो हम मान लें जी सब कुछ अच्छा ही है, वो जो पारुल खक्कड़ वाली जो कविता है कि सब कुछ चंगा सी। नहीं, देखिए, मोदी जी का एक स्टाइल है अपना काम करने का, जहां तक मैं पिछले 7 सालों में उनको ऑब्जर्व कर पाया हूं। और गुजरात पे भी मैं जब वो सीएम थे तो मैं गुजरात भी गया था, तो गुजरात को भी मैंने देखा। और मैं अभी पिछले दिनों बनारस भी होके आया, बनारस को भी देखा मैंने। तो उनका एक स्टाइल है काम करने का कि वो किसी भी शहर का जो है चेहरा वो एकदम चमकता हुआ होना चाहिए। बनारस में अगर आप जाएंगे रविंद्र जी, तो बनारस एयरपोर्ट से लेके शहर तक जो है आपको बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। वहां का स्टेशन आपको बहुत चमकता हुआ दिखेगा, साफ सफाई लाजवाब, कि वहां पे अगर कोई आए तो उसको लगे कि नहीं यार देखो क्या बढ़िया काम हुआ है। काम हुआ है, मैं इसको मानता हूं, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जब आप बनारस शहर के अंदर जाएंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि बनारस में गंदगी का आलम क्या है, बनारस में वाटर लॉगिंग क्या है, बनारस में जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक किस तरह से फंसता है, लोग किस तरह से जूझते हुए आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना कमजोर है। तो ये तो रविंद्र जी आपको तभी पता चलेगा ना जब आप वहां रहेंगे या आप वहां के बाशिंदे हैं। अब कोई घूमने गया, मैं जो टूरिस्ट घूमने गया, मैं एक 5 स्टार होटल में ठहरा, एयरपोर्ट पे उतरा, एक होटल में जाके रुका, वहां से मैंने टैक्सी ली, मैं बनारस घूमा, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर गया और घूम के आ गया। तो हम बनारस को, इस किसी भी शहर को का जो सही जो आंकलन है, हम इस आधार पे नहीं कर सकते एज ए टूरिस्ट। सही आकलन वही कर सकता है जो वहां का रहने वाला है। और अंदर जब मैं बनारस के गया और वहां के लोगों से बातचीत, तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए साहब, जो है आपके सामने ही है, आप देख लीजिए क्या है बनारस में, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। विकास हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन बनारस के एक हिस्से में विकास हुआ है, वो हिस्सा जहां पे लोग जो खास तौर से जो टूरिस्ट हैं वो आते जाते हैं, वो वाला हिस्सा बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, उसकी लोगों ने तारीफ करी कि भाई ये चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ पे जितनी भीड़ भाड़ होती थी वो काफी कम हो गई है। तो ये बनारस के वो तमाम हिस्से हैं रविंद्र जी जो कि एज ए टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन जो शहर है, क्योंकि बनारस बहुत प्राचीन शहर है, बिल्डिंगें जर्जर हैं, हालत में है, बहुत सारी चीजें, तो वहां पे जो है, लेकिन हाँ घाट वगैरह है उनको अच्छा बना दिया है, नो डाउट, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि घूमने फिरने के लिहाज से जो बनारस जाएगा उसको बनारस चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन जो वहां रह रहा है वो उसके दर्द को अच्छी तरह से समझता है। बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सिस्टम बनाया गया है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति, टूरिस्ट जिसे हम कह लें, वो वहां जाएगा तो वो जिस जिस एरिया में जाएगा उसे वहां पे विकास दिखेगा, वहां पे उसको सब चमकीला दिखेगा, सब कुछ चंगा दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम इंटरनल एरियाज में जाएंगे तो हमें असली बनारस क्या है, असली वाराणसी क्या है, उसकी खबर लग जाएगी।